Assalamu alaikum, dear students, colleagues who are watching this video. Now we are going to start. In the last video मैंने आपसे जो बात की थी वो ये थी कि मल्टी फैक्टोरियल काजेशन क्या होती है। जस्ट कंसेप्ट देना था आपको कि एक नहीं, एक से ज़्यादा, यानी टोटल अभी तक टिल डेट 3 फैक्टर को माना जाता है, उसमें एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। अब उसको 3 मॉडल्स के ज़रिए डिपिक्ट किया गया है। तो हम अभी जो इस वीडियो में हम पहला मॉडल जो है, जिसको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड भी कहते हैं, हम उसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, वही मल्टीफैक्टोरियल है, उसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। तो हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, ये देखें, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल आप समझते हैं, मुसल्लस को कहते हैं, जिसके 3 जाविये होते हैं, एंगल होते हैं 3। अच्छा, अब ये देखें, बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें हैं। बेसिक मॉडल टू स्टडी हेल्थ प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ, ठीक है। 3 फैक्टर, होस्ट, एनवायरनमेंट, एजेंट। डिजीज इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ ए ससेप्टिबल होस्ट, लफ्ज हो रहा है ससेप्टिबल होस्ट, टू एन नॉक्शियस एजेंट in the presence of environmental factors that aid or hinder agents of disease। अब बात यह है, वो वही बात जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि एजेंट है, होस्ट है और एनवायरनमेंट है, ठीक है जी। अब होस्ट अगर जिस हालत में भी है वो ससेप्टिबल है, उसको डिजीज़ हो सकती है। अब अगर एनवायरनमेंट जो है वो फेवर ना करे एजेंट को, तो डिजीज़ नहीं होगी, और अगर इन्वायरमेंट एजेंट को फेवर करे तो डिजीज़ हो जाएगी। तो मतलब ये बुनियादी इसमें पॉइंट है कि अब इसमें अगर हम गौर करें, जो फ़िक्रा मैंने कहा, इसको आप अगर दोबारा सुनेंगे वीडियो, इस वीडियो को चला के, तो मैंने कहा, मैं दोहराए देता हूँ, इन्वायरमेंट अगर फेवर करेगी एजेंट को तो होस्ट घाटे में रहेगा और उसको डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो ससेप्टिबल है, इम्यून नहीं है। और अगर एनवायरनमेंट फेवर करेगी होस्ट को और एजेंट को नहीं करेगी तो डिजीज़ नहीं होगी और एजेंट सप्रेस हो जाएगा। वो कैसे, मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखें, ये जो आपको एक ट्रायंगल और उसके ऊपर लिखा हुआ है होस्ट, और ये एनवायरनमेंट और ये एजेंट। अब इस डिजीज़, ये हम डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे, हम डिजीज़ काजेशन एजेंट जो हैं उनको डिटेल में पढ़ना हमने, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिजीज़ काजेशन या डिजीज़ हिंड्रेंस में। तो वो ये है, देखें, अब पहले हम एजेंट को ले लेते हैं। अब एजेंट कौन कौन से हैं, उसमें लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। तो फिज़िकल एजेंट हैं, केमिकल एजेंट हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट हैं, तो बहुत सारे हैं। तो मतलब उनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये तमाम जो हैं ये बायोलॉजिकल एजेंट्स का। फिज़िकल हीट है, टेम्परेचर है आपका, उसके बाद आप वाइब्रेशंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या, ट्रामा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके फिज़िकल एजेंट्स के तौर पर आती, इनसे तमाम उससे डिजीज़ होती। केमिकल, ये आप देख लें, लेड पॉइजनिंग हो रही है, तो पानी में लेड आ रहा है, एटमॉस्फेयर में लेड आ रहा है, वो ऑटोमोबाइल्स की वजह से धुएँ में है और मिक्स हो रहा है। स्मोक है, उसके अलावा अल्कोहल है, इसके अलावा और आप एडिक्ट जो लोग हैं वो केमिकल एंड ड्रग्स जो हैं वो जो लेते हैं उससे होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल है। अब देखें, बच्चे हैं, उनको प्रोटीन नहीं मिलती, काशुरकार हो जाता है, और अगर कैलोरीज कम होती हैं तो मरासमस हो जाता है। अगर दोनों नहीं मिलते तो मरासमस काशुरकार हो जाता है। तो लिहाजा ये एजेंट के कुछ करेक्टर्स है, एजेंट की टाइप्स, ठीक है। इसको डिटेल में हम और वीडियोस आगे आएंगे, मैं अगली वीडियोस में जो चांद एक ये सिलसिला छोड़ के आएगा, जल्दी आ जाएगा, तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। होस्ट की उम्र काउंट करती है, ठीक है जी। जेंडर काउंट करता है, मर्द है क्या औरत है। फिर रेस, किस रेस से ताल्लुक़ रखता है, बहुत सारी डिजीज़ जो रेस से रेलेवेंट होती हैं। जेनेटिकली क्या सूरत हाल है कि भाई वो क्या हेल्दी है जेनेटिकली, या डिजीज़ लेके पैदा हुआ है, उसके जीन्स में है, मौजूद है, नहीं है। उसके बाद ये है कि भाई उसका ये देखना है कि इम्यून स्टेटस की क्या सूरत हाल। मिसाल, बाज़ आदमी वैक्सीनेटेड होते हैं, बाद नहीं होते, ठीक है। तो ये है, मज़हब भी बहुत ज़्यादा, कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं,
काम क्या करते हैं, शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है, और पर्सनैलिटी कैसी है। बाज़ लोग होते हैं बड़े वहमी से होते हैं, आपने देखे ही होंगे, वो बेचारे ज़्यादा डिजीज़ का शिकार रहते हैं, जो साइकोसोमैटिक डिजीज़ के शिकार होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वज़न से ज़्यादा भी जब आदमी वहम करे या अकल से ज़्यादा सोचना शुरू कर दे तो साइकोसोमैटिक डिजीज़ होते हैं। एनवायरनमेंट में क्या है, फिज़िकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये आपके डिजीज़ काजेशन, या अगर ये पॉजिटिव साइड पर हूँ तो डिजीज़ नहीं होगी आपको, अगर ये नेगेटिव साइड पर हैं और एजेंट को सपोर्ट कर रही हैं तो आपको डिजीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कैसे सपोर्ट होती है और कैसे ये रुकावट होती है। ज़रा आप थोड़ी देर, अभी कुछ दिन गुजरे हैं, बल्कि अभी भी काम जारी है, मलेरिया बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रीज़न भी, अब तो मौसम बदल रहा है। जिस वक्त सैलाब आया था उस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत थी पानी की वजह से, और टेम्परेचर भी बहुत था, हाई था टेम्परेचर, गर्मियाँ थी। तो मलेरियल पैरासाइट खसूसन वेक्टर जो है एनाफ्लिन मॉस्किटो, उसके लिए बड़ी फेवरेट कंडीशन है ये हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। इसमें बड़ा तेज़ी से फ्लरिश करता है, तो मतलब बहुत तेज़ी से फ्लरिश किया। अब जब इन्वायरमेंट वेक्टर को फेवरेबल मिल गई तो उसके अंदर एजेंट मलेरिया पैरासाइट मौजूद है। अब उसने एजेंट को, होस्ट को लिटा दिया। आप देखें मल्टीपल डेथ्स भी हो गई हैं, मल्टीपल लोग हॉस्पिटल में मलेरिया की वजह से एडमिटेड हैं। तो लिहाजा हम इन्वायरमेंट जो थी, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, दैट वाज फेवरिंग द एजेंट, दैट वाज अ नेगेटिव इन्वायरमेंट एज फार एज होस्ट इज कंसर्न एंड पॉजिटिव फॉर द एजेंट। तो एजेंट जो डोमिनेट कर गया और होस्ट चीखता फिर रहा भी मैं मर गया, मलेरिया थे। तो ये है फेवर। अगर टेम्परेचर भी कम हो और ह्यूमिडिटी भी कम हो तो एनाफ्लिन मॉस्किटो की जो फेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई, अब वो फ्लरिश नहीं करता, लिहाजा आपके यहाँ मलेरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रेयरली सर्दियों में मलेरिया का केस आप देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में होता है, जैसे आपने सैलाब के इलाकों में देखा है। तो ये ज़हन नशीन कर लें कि फिर ऐसे फेवर करती है। तो मतलब ये क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट जो है एक्चुअल रोल इसी का ये पिवटल रोल है, इसको आप दरमियान में रखें। मैं आगे दिखाता हूँ ये आपको। ये देखिए, एजेंट इज़ कंसिडर्ड टू द प्राइमरी फैक्टर। एजेंट जो है बुनियादी चीज़ है। देखें, मलेरियल पैरासाइट और उसके वेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मलेरिया नहीं होता। ठीक हो गया जी। अमीबा है, बैक्टीरिया है, विदाउट विच ए पार्टिकुलर डिजीज़ कैन नॉट अकर। अब अगर अमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ही नहीं कहीं तो डिजीज़ कैसे होगी, लिहाजा उसका होना ज़रूरी है। दूसरा, होस्ट के अंदर क्या चीज़ हो, जब वो कंटेक्ट में आता है एजेंट के, वो आना चाहिए। अगर कंटेक्ट में नहीं आया तो डिजीज़ ही नहीं होगी। ठीक है ना जी। अब मैं बैठा हूँ जिस जगह अपने घर में, वहाँ ऐसा मौसम नहीं है, ऐसा माहौल नहीं, तो मैं डिजीज़ एजेंट से दूर हूँ तो मुझे मलेरिया नहीं होता। और जो सैलाबी इलाके में है वहाँ पानी भी है, टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो वो इन टच है और उसको मलेरिया हो रहा है। द होस्ट रिलेटेड फैक्टर विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल आर जेनेटिक्स, मेकअप, एज, जेंडर, रेस, इम्यूनिटी, हेल्थ, बिहेवियर। कि जब आप हेल्दी होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास आप सालाना चेकअप कराते कि नहीं, और क्या आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए तमाम मेजर्स लेते हैं, पर्सनल हाइजीन रखते हैं। ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये आप हेल्थ बिहेवियर में आते हैं कि जब आप हेल्थफुल हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं। तो ये होस्ट की निशानी, अगर ऐसे करेगा तो बचा रहेगा, और अगर अपना ख्याल नहीं रखेगा तो डिजीज़ का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स दैट ऑल एक्सटर्नल, जितना मेरा जिस्म है उतनी उसने जगह घेर रखी है, उसके इर्द गिर्द पूरी यूनिवर्स जो है, पूरी यूनिवर्स वो इन्वायरमेंट कहलाती है। उसमें जितना कुछ है, उसमें जानवर हैं, उसमें बर्ड्स हैं, उसमें प्लांट्स हैं, उसमें फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके घर के अफराद हैं, ये तमाम आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट कहलाती। अब ये देखिए ज़रा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, हम ट्रायंगल को खोल दिया। ट्रायंगल के दरमियान जो है वो है इन्वायरमेंट, और उसके बाकी जो दो एंगल हैं, एक एजेंट है और एक होस्ट है। अब देखिए, ये अगर बैलेंस में है, इन्वायरमेंट ने इनको बैलेंस रखा हुआ, तो कोई डिजीज़ नहीं है। अब ये देखें, दीज थ्री फैक्टर एज लॉन्ग दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस, डिजीज विल नॉट अकर, बीमारी नहीं होगी। एंड इज रेफर्ड एज स्टेट ऑफ हेल्थ।
इसको कहते हैं, आप हेल्थ में, मैंने याद हो अगर आपको, पहला पहला लेक्चर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में कहा था कि एक डेफिनेशन ये भी है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इन इक्विलिब्रियम विद हिज और हर इन्वायरमेंट ही और शी इज कॉल्ड हेल्दी। तो मतलब आप अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेड हैं और बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के साथ किया हुआ है तो आपको डिजीज नहीं होगी। अब ये देखें, फुलक्रम जो है वो इन्वायरमेंट ने बनाया हुआ, उसके ऊपर एक बीम रखी है, बीम के एक एंड पर एजेंट है, दूसरे पर होस्ट है। अब ये इसने बैलेंस रखा हुआ है, किसी को किसी पर ज्यादती नहीं करने दे रही, फेवर किसी को नहीं कर रही, लिहाजा आप हेल्पफुल कंडीशन में। ये अब जो मैंने पहले बोला था ये यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखें, एजेंट है, दूसरी तरफ होस्ट है, इन्वायरमेंट नीचे है, एट इक्विलिब्रियम, लिवर की तरह है। अब इस बीम को देखें आप, अगर पहले आप एजेंट देखें, अभी आपको मैंने बताए थे बायोलॉजिकल हैं, न्यूट्रिशन के हैं, केमिकल हैं, फिजिकल हैं, मैकेनिकल भी हैं। उधर होस्ट में जाए, एज है, जेंडर है, रेस है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी है। तो जिस तरह पर्सनैलिटी ए और बी होती है, वहाँ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अब ये बैलेंस है, ये हेल्थी पोजीशन है। अब देखें ये हेल्थ कैसे बिगड़ने जा रही है, उसको कैसे ज़ाहिर करते हैं। अब ज़रा इस पर गौर करें, तस्वीर पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे जहाँ ए लिखा हो उसको देखें, ओब्लिकली वो बीम जा रही है, क्या लिखा हुआ है, एजेंट बिकम्स मोर पैथोजेनिक। अब देखें इसमें एजेंट का पल्ला भारी हो गया। अब क्या है कि होस्ट ऊपर उठ गया और एजेंट जो है पल्ला भारी, ये ऐसे है तराजू जैसे आप बैलेंस में रखते हैं, तो आप एजेंट वाला जो तराजू है, साइड है, पलड़ा, वो भारी हो गया और होस्ट वाला हल्का पड़ गया। तो एजेंट जो है, अब इसके नीचे देखिए, इन्वायरमेंट चेंजेस दैट फेवर द एजेंट। ये भारी क्यों हुआ कि इन्वायरमेंट ने क्या किया, ये देखें इन्वायरमेंट किसकी तरफ ज़्यादा बाजू कर दी, ये लेंथ जो है बीम की एजेंट को ज़्यादा दे दी, मीन उसने फेवर कर दिया। इधर यहाँ आप ज़हन नशीन करें, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, फिज़िक्स का एक फार्मूला था, आपको याद होगा, मैंने तो उर्दू में पढ़ा था, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो उर्दू में था कि वज़न ज़रब वज़न का बाजू, वज़न ज़रब वज़न का बाजू इज़ इक्वल टू ताकत ज़रब ताकत का बाजू। अब मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि वज़न वेट इनटू वेट आर्म इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म। ठीक है जी। अब इसमें देखें लेंथ ऑफ आर्म, देखें लेंथ ऑफ आर्म एजेंट की तरफ ज़्यादा है और इन्वायरमेंट मूव कर गई होस्ट की तरफ। इससे क्या हुआ कि अब वो बैलेंस नहीं रहा, अब इक्वल नहीं रहे, अब एजेंट की साइड भारी हो गई, तो लिहाजा एजेंट को फेवर किया इन्वायरमेंट ने और डिजीज़ हो गई। होस्ट जो है कमज़ोर पड़ गया, उसको कोई फेस अकेला रह गया और वो दो मिल गए और उन्होंने होस्ट को दबोच लिया, ठीक हो गया। दरमियान वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो बैलेंस है। अब आ जाए राइट साइड पे, अब इधर देखें, द प्रोपोर्शन ऑफ ससेप्टिबल्स इन पॉपुलेशन डिक्रीजेस। मिसाल किसी पॉपुलेशन में वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन डिजीज़ के अगेंस्ट वो ज़्यादा हैं, मीजल्स के लोग उन्होंने वैक्सीन कराई हुई है, पोलियो के बच्चे उन्होंने वैक्सीन कराई हुई है, इस तरह और डिजीज़ है। अब क्या होगा, नीचे देखिए, इन्वायरमेंट जो है उसने एजेंट की तरफ घूम गई और जो बाजू है अब होस्ट साइड का वो लंबा हो गया। तो अब आप अगर इसकी पैमाइश करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वज़न ज़्यादा होगा, उधर एजेंट का कम होगा, एज रूल फिर डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो फेवर कर रही है होस्ट को। तो मतलब ये अगर जिस तरफ को क्या कहते हैं इन्वायरमेंट फेवर करेगी उस वो बेहतरी में रहेगा, और जिसको इन्वायरमेंट डिसफेवर करेगी वो नुकसान में रहेगा। अगर एजेंट के हक में जाएगी तो होस्ट फंस जाएगा, होस्ट के हक में जाएगी तो एजेंट मारा जाएगा। तो यानी असल जो पिवटल रोल इन डिजीज काजेशन इज दैट इज बीइंग प्लेड बाय द एनवायरनमेंट। तो कहते हैं, ये एक मशहूर सेइंग है एपिडेमियोलॉजी में कि इफ़ द एनवायरनमेंट इज केप्ट अप टू द डेट, यानी मतलब उसको अच्छा रखा जाता है, देन यू कैन इरेडिकेट द डिजीज़। अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को, ये अंग्रेज़ बादशाह ने अभी तक कोई ख़ास चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी और उन्होंने डिजीज़ कंट्रोल कर ली थी, इन्फेक्शस डिजीज़, एंटीसेप्टिक से इधर उधर से, वैक्सीन्स भी नहीं थी, बाकी सफाई सुथराई ये तमाम। तो उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ पानी, साफ़ सैनिटेशन, एंटी फ्लाई मेयर्स, एंटी रोडेंट मेयर्स, लोगों को हाथ धोने की आदत, ये तमाम, अच्छा खाना खाने की आदत,
ये इन्वायरमेंट जो है उन्होंने कंट्रोल की, साफ़ सुथरी की, लिहाजा डिजीज़ गायब हो गई। आप अपना मुल्क पाकिस्तान देख लें तो हमारे यहाँ क्या है, बुरा हाल है, हर तरफ गंद है, मट्टी उड़ रही है, गिलाज़त है, ओपन ड्रेन्स हैं फॉर आप क्या कह सकते हैं उसको, फीकल मैटर की डिस्पोजल के लिए, उसके ऊपर फ्लाइज हैं, रोडेंट्स हैं, अंबार लगे। तो ये इन्वायरमेंट तो फेवरेबल नहीं है। जब ये नहीं होगी तो आप डिजीज़ का शिकार रहेंगे, और यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा बता दिया। जो बीम पहले वो जो बैलेंस में थी, अब यहाँ बीम ने कभी एजेंट की तरफ चली गई, कभी होस्ट की तरफ चली गई, तो लिहाजा उससे डिजीज़ होगी। तो ये आपको समझा दिया कि कैसे ये करती है। तो रिजल्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या हुआ, इट वाज बिलीव, इसके बाद बिलीव किया गया दैट डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई मॉडिफाइंग फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एक्सपोयर एंड ससेप्टिबिलिटी। होस्ट को मजबूत बनाएं और उसको कम से कम एजेंट को एक्सपोज होने दें। आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो एजेंट को एक्सपोयर नहीं होगी, और आप जो वो है एजेंट होस्ट जो है उसको मजबूत बनाए, अच्छा खाना, प्रिवेंशन मीन वैक्सीनेशन, कीमोप्रोफिलैक्सिस, कोई चीज़ उससे मजबूत बनाएंगे तो डिजीज़ नहीं होगी। ये आपको कैसे पता चला कि होस्ट को भी ठीक रखना है, इन्वायरमेंट को भी ठीक रखना है ताकि एजेंट दूर रहे। दिस इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग इन्फेक्शस डिजार्डर यानी इन्फेक्शस डिजीजेज, बट लेस यूजफुल इन डीलिंग विद क्रॉनिक डीजनरेटिव डिजीजेज सच एज इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, ब्लाइंडनेस, ये आपकी हाइपरटेंशन एंड दिस कैंसर्स, बहुत सारी चीज़ें। सो फॉर दिस डिजार्डर देयर इज़ नो स्पेसिफिक एजेंट, क्योंकि इसके लिए टीबी की तरह ट्यूबरकल बैसिलस नहीं है, डिफ्थीरिया की तरह कुरैनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी नहीं है, तो मतलब कोई ख़ास एजेंट नहीं है। नो स्पेसिफिक एजेंट अभी तक मालूम नहीं, हो सकता कुछ अरसे के बाद ख़ास ये ज़रूरी नहीं है कि वो माइक्रोब हो, कोई और फैक्टर पता चल सकता है कि वही फैक्टर रोल प्ले का एजेंट कर रहा है। दैट कुड बी आइडेंटिफाइड अगेंस्ट विच इंडिविजुअल पॉपुलेशन में बी प्रोटेक्टेड। हमें नहीं मालूम कि वो किस चीज़ का मैयर लें ताकि हमारे लोग बच सकें, क्योंकि हमें नहीं पता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की असल काज क्या है, इस्कीमिया किससे होता है नहीं पता। तो मतलब कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, बड़ी देर कहते रहे चर्बी ना लें, चर्बी ना लें, चर्बी ना लें, ये जो आपकी आर्टरीज हैं ये नैरोइंग हो जाती है, एथरोमा बनता है, फलां होता है, एथरोस्क्लेरोसिस होती है। अब कहना शुरू कर दिया ये आप निशास्ता ना लें, स्टार्च से सारा कुछ हो रहा है, फैट से नहीं हो रहा, फलां हो रहा है। ये इंसानी थ्योरीज हैं, बदलती रहेंगी, रिसर्च होती रहेगी और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इट इज़ बिलीव दैट प्रिवेंशन ऑफर्स ए बेटर प्रॉस्पेक्ट फॉर हेल्थ दैन क्योर, कि अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखें, अपने होस्ट को मजबूत बनाएं, तो बीमारी नहीं होगी, अगर होगी तो बहुत थोड़ी होगी। और इस तरीके से आप जो ये क्यूरेटिव सर्विसेज इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी। और आप ये फैक्टर मॉडिफाई, साफ़ पानी पिलाने में क्या मसला है, सैनिटेशन को ठीक करने में एक दफ़ा पैसे खर्च होंगे फिर मसला ख़त्म है। लेकिन इस तरह आप पता नहीं मिलियंस खर्च कर लेते हैं, आपको एहसास नहीं होता। जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है, मेडिसिन हैं, लेबॉर्ट्री वर्क है, लेकिन हमें ये प्रिवेंशन जब तक नहीं करेंगे इनसे जान नहीं छूटेगी। सिंस सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सेवरल डिजीजेज, कम्युनिटी एफर्ट्स वर शिफ्टेड टू फैक्टर मॉडिफिकेशन प्रिवेंशन rather than the disease treatment। अब जो जो वक्त गुजर रहा है, WHO ने बड़ी खूबसूरत बात की कि दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं इस काबिल नहीं है कि अपने हर शहरी की सेहत का बीमारी की हालत में इलाज कर सके, मुमकिन नहीं है, नॉट इवन सऊदी अरेबिया और UK और USA। तो लिहाजा वो कहते हैं कि बाबा एक बात ज़हन नशीन कर लो, प्रिवेंशन करो, क्यूरेटिव सर्विसेज आप पूरी नहीं कर सकते, गो फॉर प्रिवेंशन। तो अब अंग्रेज़ बादशाह जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको तजर्बा है प्रिवेंशन का, उन्होंने इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल कर ली, तो अब वो इसको दूसरी तरफ ला रहे हैं कि हम नॉन कम्युनिकेबल जो हैं इनके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि ये डायबिटीज़ कम हो, ओबेसिटी कम हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कम हो, हाइपरटेंशन कम हो। तो लिहाजा ये अब उस तरफ की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। तो ये लास्ट स्लाइड, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। द मॉडल्स इक्वली एप्लीकेबल टू इन्फेक्शस डिजीजेज एक्सेप्ट दैट स्पेसिफिक एजेंट काज इन इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज। तो ये जो मॉडल्स हैं ये इन्फेक्शस डिजीज को भी लागू हो सकते हैं
और नॉन को ज़्यादा होते हैं, इसको कम होते हैं। ये जो ट्राइएड है ये ज़्यादा फिट होती है इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए, लेकिन जो हमारी नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए दो और मॉडल हैं जो हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो या द फैक्टोरियल काजेशन मॉडल हेल्प्स एपिडेमियोलॉजिस्ट to understand various associated causative factors, prioritize these and plan preventive and control measures for a particular disease। तो जब मल्टीपल फैक्टर्स हों तो एपिडेमियोलॉजिस्ट देखता है इन तमाम फैक्टर्स में से सबसे ज़्यादा गंदा रोल कौन प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, पहला मॉडल। मल्टीफैक्टोरियल हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें 3 चीज़ें आ गई थी कि जी जर्म नहीं, जर्म मौजूद है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, दैट इज़ ए प्राइमरी काज, प्राइमरी फैक्टर, लेकिन 2 और चीज़ें हैं, दैट इज़ होस्ट फैक्टर्स, एनवायरनमेंट। तो उसको प्रेजेंट किया गया पहला मॉडल एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएंगल या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, तो वो मल्टीफैक्टोरियल काजेशन को एक्सप्लेन करता है। और ये मॉडल जो है ये बुनियादी तौर पर बना है इन्फेक्शस डिजीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ये ज़हन नशीन कर ले। मेरा ख्याल है आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं और हम उसका फिर जवाब वो अपने कमेंट्स में दे देंगे या अगली वीडियो में दे देंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।